नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोग के बीच ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रेड पे 4200 एलडीसी कोटा का क्वेश्चन पेपर जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 1 फरवरी 2026 को, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए आज हम लोग ओएस का पेपर डील करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ अपील इज गवर्न अंडर विच रूल ऑफ आरएसडीए रूल 1968। अपील पर विचार किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 के अनुसार। तो जो भी अपील हमारा किया जाएगा किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो हमारा रूल 22 के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी अपील किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में होता है तो वो हमारा रूल 18 के अंतर्गत होता है। और अगर अपील जहां भी बनता है तो वहां पे एक अपीलेट अथॉरिटी भी होंगे तो वह हमारा रूल 90 हो जाएगा। और जहां भी अगर अपील का समय दिया जाएगा कर्मचारी को तो वो हमारा रूल 20 हो जाएगा। फिर कर्मचारी अपील सबमिट करेगा तो वो हमारा 21 हो जाएगा। फिर अपील सबमिट करेगा तो उस पर फिर विचार किया जाएगा तो वो हमारा 22 हो जाएगा, जो कि विचार किया जाएगा। और 23 पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी ऑर्डर होगा अपील का वो जारी किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील। और 24 में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं नॉन ग्रेजुएट स्टाफ के बारे में अपील से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे पहलू हैं। और हमारा रूल 10 में हो जाता है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। तो ये सारे रूल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल के अंतर्गत टोटल 31 रूल आते हैं, तो सभी रूलों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे अपील पे विचार जो हमारा हो जाएगा रूल 22 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल डिस्क्राइब अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद आरटीआई एक्ट 2005। रेलवे सेवा आचरण नियमों का कौन सा नियम आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार आधिकारिक सूचना के संचार के बारे में बताता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो रूल 10 हमारा क्या कहता है? रूल 10 हमारा कहता है कि किसी भी अथॉरिटी या कोर्ट के समक्ष गवाही देना। रूल 11 हमारा कहता है कि सूचना का कम्युनिकेशन किसी माध्यम से नहीं करना है। और रूल 12 हमारा कहता है कि सब्सक्रिप्शन के बारे में, चंदा के बारे में बताता है। और रूल 13 हमारा गिफ्ट के बारे में बताता है। और 13A में हमारा डॉरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया आधिकारिक सूचना के संचार के बारे में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रूल हमारा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। When two or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same exam selection, their relative seniority is determined by। जहां भी किसी भी परीक्षा या चयन में दो या अधिक उम्मीदवारों को सामान्य योग्यता का घोषित किया जाता है तो उनके सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण जो भी किया जाएगा वो उनका जो भी सीनियर होगा उनके बीच में, उसके अनुसार उनका सीनियरिटी निर्धारित किया जाता है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से। यहाँ पे हम लोग मास्टर सर्कुलर सिलेक्शन सीनियरिटी में भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे है कि when two or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same examination selection, their relative seniority is determined by date of birth, the older being the senior। जहां भी ऐसा मामला होगा कि किसी भी दो कर्मचारी का जो भी इक्वल मार्क्स होगा वो इक्वल, जैसे 70-70 या 60-60 होगा, तो उसमें जो भी कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ हायर होगा, जो भी एज में बड़ा होगा, वो वरिष्ठ माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से उनका वरिष्ठता निर्धारण किया जाएगा जब दोनों का समान अंक हो किसी भी परीक्षा में। Who is the appointing authority when there is no mention of it in service record। जहां भी किसी भी सर्विस रिकॉर्ड में किसी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी का उल्लेख नहीं हो तो वहां भी जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना जाएगा वो हमारे जनरल मैनेजर सर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जीएम सर। ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है जो लगभग सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। निर्वाह भत्ते से अनिवार्य कटौती कौन कौन सा है? तो बहुत सारे अनिवार्य कटौती है, उसमें से एक अनिवार्य कटौती हमारा हो जाएगा हाउस रेंट। सब्सिस्टेंस अलाउंस से हाउस रेंट की कटौती किया जा सकता है, बाकी आपका एलआईसी प्रीमियम कोर्ट अटैचमेंट का नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंडर विच रूल ऑफ डी एंड एआर 1968 द अपीलेट अथॉरिटी कैन गिव पर्सनल हियरिंग टू द अपीलेट।
डी एंड ए आर नियम किस नियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दे सकते हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि रूल 24 में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए नॉन गजेटेड स्टाफ के बारे में जो कि अपील से रिलेटेड है। तो उस रूल 24 में अपीलीय प्राधिकारी है जो भी अपील करता होगा उनको पर्सनल हियरिंग के लिए समय देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रूल 24 के तहत। हम लोग आंसर भी देख लेते हैं 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। टोटल मंथली रिम्यूनरेशन एंड पेंशन ड्रा बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय री इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैन नॉट बी मोर देन। जहां भी री इंगेज किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो उनका कुल मासिक जो भी वेतन होगा और पेंशन कितना से अधिक नहीं हो सकता है। जो भी उनका सर्विस के दौरान जो उनका लास्ट पे रहा होगा विथ डीए उनसे उनका ज्यादा पारिश्रमिक जो भी होगा रिम्यूनरेशन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग रूल में भी बताया गया है री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। तो उसमें बताया गया है उनके रिम्यूनरेशन के बारे में कि मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ ए रिटायर्ड एम्प्लॉय बीइंग री इंगेज्ड बी डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग पेंशन फ्रॉम हिज हर लास्ट पे ड्रॉ बेसिक पे प्लस डीए। जो भी होगा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट पे ड्रा विथ डीए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट हैज टू मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। तो ये हमारा पूछा गया है कि ड्यूटी के प्रति हमेशा कर्तव्यपरायण रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। तो कौन से रूल में है? तो वह हमारा 3 में रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल का रूल जो 3 है उसमें जनरल रूल है जिसमें बहुत सारे नियम है। तो 3 का 1 का 2 में जो है हमारा डिवोशन टू ड्यूटी के बारे में बताया गया है। 3 का 1 का ए में हमेशा रेलवे का इंटीग्रिटी के बारे में बताया गया है और 3 में है 3 का 1 का 3 में है कुछ भी ऐसा ना करें जिससे रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कर्तव्य निष्ठ हमेशा बनाए रखेगा डिवोशन टू ड्यूटी। तो हमारा 3 का 1 का 2 हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं 8 का बी आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्रीमी लेयर कंसेप्ट वाज एक्सपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। क्रीमी लेयर की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार स्पष्ट किया? तो ये हमने गूगल किया था तो उसमें यह आ रहा था कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो मैटर था वो क्रीमी लेयर से था। तो यहाँ पे 9 का आंसर था जो ये था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग चलेंगे। द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई वाज। आरटीआई कानून लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हमारा तमिलनाडु है। एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट क्यूमुलेटिंग इफेक्ट कम्स अंडर। तो ये हमारा माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। यदि 3 साल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा वो इसमें मेजर पेनाल्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे बाई 1 स्टेज है और 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, तो वो हमारा माइनर पेनाल्टी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट डज पीएफआरडीए स्टैंड्स फॉर। पीएफआरडीए का फंड फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आइडेंटिफाई एरियाज and devise action oriented method for maximizing organizational effectiveness, the use of technology and towards building up the image of the railway as a service organization is one of the objectives of which of these body। संगठनात्मक प्रभावशीलता को अधिकतम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा और रेलवे की छवि को एक सेवा संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और कार्रवाई उन्मुख विधियों को तैयार करना इनमें से किस निकाय का उद्देश्य है? तो ये हमारा प्रेम का पार्ट होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी के अंतर्गत ही ये सारे जो पहलू हैं संगठनात्मक प्रभावशीलता को अधिकतम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और रेलवे की छवि को एक सेवा संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए
ये हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अंतर्गत आता है। हमारा 14 का आंसर देख लेते हैं, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अंडर विच रूल ऑफ आरएस पेंशन रूल्स कंपैशनेट अलाउंस इज ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय हु आर रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। रेलवे पेंशन नियमों के किस नियम के तहत सेवा से हटाए गए या बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता दिया? तो ये हमारा रूल 65 के अंतर्गत कंपैशनेट अलाउंस प्रदान किया जाता है, जो सेवा से रिमूव कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ रूल्स मेंशन इन रेलवे सर्वेंट डी एंड ए रूल्स 1968। तो रेलवे सर्वेंट डी एंड ए रूल्स 1968 में कुल 7 पार्ट हैं और कुल 31 रूल है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी रूल 31 टोटल रेलवे सर्वेंट डी एंड ए रूल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट। यहाँ पे लीव नॉट ड्यू के बारे में बोला जा रहा है कि परमानेंट रेलवे कर्मचारी को किस स्थिति में किस कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। तो इट शैल बी लिमिटेड टू एलएचईपी ही इज लाइकली टू अर्न देयरआफ्टर। जो भी कर्मचारी भविष्य में एलएचईपी अर्न करेगा तो उसी से वो डिडक्ट कर दिया जाता है लीव नॉट ड्यू को। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 720 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ये हमारा लीव नॉट ड्यू जो पूरे सेवा के दौरान दिया था वो हमारा 360 डे दिया जाता है। तो ये हमारा पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो 17 का ए आंसर हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ऑन विच डे इज द एनुअल पेंशन अदालत नॉर्मली सपोज टू बी हेल्ड एवरी ईयर। जो भी पेंशन अदालत लगाए जाते हैं वो हर एक साल के दिसंबर महीने में 15 तारीख को आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल ए गेस्टेड रेलवे सर्वेंट इज नॉट परमिटेड टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ नॉन गेस्टेड रेलवे सर्वेंट लाइक ए रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के अनुसार राजपत्रित रेलवे कर्मचारी को रेलवे कर्मचारी संघ जैसे गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी संघ संगठन में शामिल होने का प्रावधान नहीं है। तो रूल हमारा 6 के अंतर्गत है, जिसमें राजपत्रित कर्मचारी को यूनियन ज्वाइन नहीं किया जा सकता है। यदि वहां पे उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है तो वहां पे एक नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के रूप में वो रह सकते हैं, परंतु ऑफिस बेयर के रूप में वहां पे अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो हमारा रूल 6 के अंतर्गत उनको भाग लेने से मनाही किया गया है। रूल 5 में हमारा किसी भी चुनाव वगैरह में भाग नहीं लेना है। रूल 7 में हमारा है कि धरना प्रदर्शन नहीं करना है। और रूल 8 हमारा प्रेस मीडिया से दूरी बनाए रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाउ मेनी अनेक्जर्स आर देयर इन ए मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम। मेजर पेनाल्टी में जो भी अनेक्जर्स जारी किए जाते हैं उसमें टोटल 4 अनेक्जर होते हैं, अनेक्जर 1, 2, 3, 4। तो अनेक्जर 1 में आर्टिकल ऑफ चार्ज होते हैं और अनेक्जर 2 में जो भी आरोप का विवरण होगा वो हो जाएगा। अनेक्जर 3 में रिलाइड अपॉन आईओडी रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट और अनेक्जर 4 में जो भी विटनेस होंगे वो होते हैं। तो जो भी अनेक्जर्स होंगे वो मेजर पेनाल्टी में चार्ज होंगे, 4 अनेक्जर्स लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स ए रेलवे सर्वेंट हु इज अरेस्टेड फॉर डेब्ट इज लायबल फॉर डिसमिसल। रेलवे सेवा आचरण नियमों के किस नियम के अनुसार ऋण के कारण कर्ज के कारण गिरफ्तार किए गए रेलवे कर्मचारी को बर्खास्तगी का सामना करना पड़ सकता है? तो ये हमारा रूल 17 में दिवालियापन से रिलेटेड है। तो ये हमारा 17.2 का 3 है, जिसके कारण कर्मचारी अगर कर्ज में डूबा है तो उसको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। रूल 15 हमारा किसी भी बिजनेस व्यापार में शामिल होने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इन डिवीजन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय इज लेस इफ लेस देन 1 ईयर सर्विस बैलेंस कंसिडरेशन ऑफ हिज बाय वार्ड ऑफ सीजी अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड बाय। मंडल में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सेवा अवधि 1 वर्ष से कम है तो अनुकंपा के आधार पर उसकी पत्नी आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जाता है।
तो जब भी ऐसा मामला हो मंडल में, तो अपॉइंटमेंट देने का विचार जो डिवीजन में कर सकते हैं वो डीआरएम महोदय कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर में जो कर सकते हैं वो जीएम सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग आंसर देख लेते हैं। 22 का बी यहाँ पे आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ए वार्ड ऑफ ए कैजुअल लेबर विद टेम्पोररी स्टेटस हु डाइज इन हार्नेस कैन बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज कैजुअल लेबर फ्रेश फेस और सब्स्टिट्यूट विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ। जहां भी मामला हो जो टेम्पोररी स्टेटस प्राप्त कैजुअल लेबर कर्मचारी है, उनका सेवा के दौरान मृत्यु हो जाता है, तो उनके डिपेंडेंट को सीजी अपॉइंटमेंट में नौकरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो जब भी ऐसा मामला हो, जब कैजुअल लेबर टीएस प्राप्त हो और उनका डेथ हो गया हो, तो उस मामले में सीजी अपॉइंटमेंट के लिए सक्षम अधिकारी जो होंगे वो जनरल मैनेजर सर हो जाएंगे। 23rd का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 23rd का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ मेडिकल डिक्लेरेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इन विच चैप्टर ऑफ IREM वॉल्यूम 1। पहले जो चैप्टर हुआ करता था डिकैटेगराइजेशन से रिलेटेड, वो था मेडिकल डिकैटेगराइजेशन, टर्मिनोलॉजी ऑफ मेडिकल डिक्लेरेशन, जो कि IREM वॉल्यूम 1 के चैप्टर 13 में था। उसको अब चेंज करके बदल दिया गया अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। पहले वो था एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजेबल्ड मेडिकली डिक्लेरेटेड स्टाफ इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जो कि चैप्टर 13 में है। तो उसको बदल करके नाम दे दिया गया है अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेलवे सर्विस डिसिप्लिनरी रूल्स हैव बीन मेड। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे सेवक D&A नियम बनाए जाते हैं। तो जो भी हमारा रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल का किसी भी नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 309 का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। तो 25 का ये आंसर हो जाएगा आर्टिकल 309। प्रत्यक्ष भर्ती में प्रतिशत सीटें EWS श्रेणी के लिए रक्षित है। EWS श्रेणी जो कि हमारा 1 फरवरी 2019 से आया था, लागू हुआ था। तो EWS में जो भी रिजर्वेशन है वो हमारा 10% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटेड एज क्लर्क सीनियर क्लर्क अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा शुड पास रिक्वायर्ड टाइप राइटिंग टेस्ट। स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो भी क्लर्क या सीनियर क्लर्क के रूप में भर्ती होते हैं, तो उन खिलाड़ियों को कितने वर्षों में आवश्यक टाइपिंग टेस्ट परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। तो उन सभी खिलाड़ियों को 4 वर्ष में टाइपिंग टेस्ट का परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। 4 साल के बाद भी किसी किसी केस में उसके खेल को देखते हुए सक्षम अधिकारी पास करने का जो अवधि होता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि जनरल मैनेजर ही हैं। तो पहले जो ये था पास करने का क्राइटेरिया था वो 2 साल था, फिर उसको एक्सटेंड किया जाता था। अब से इन सभी को 4 साल के अंदर पास करना टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 का आंसर सी हो जाएगा। जो भी स्पोर्ट्स कोटा के आधार पर क्लर्क में भर्ती करते हैं उनको 4 साल के अंदर टाइप टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। फॉर विच ऑफ दिस डेज विल नेशनल हॉलीडे अलाउंस नॉट मेड एलिजिबल। इनमें से किस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता मान्य नहीं होगा। तो नेशनल हॉलीडे हमारा कौन कौन सा है, वो हमारा रिपब्लिक डे हो जाता है, इंडिपेंडेंस डे हो जाता है और गांधी जयंती, ये हमारा नेशनल हॉलीडे है। इसके अलावा कोई भी अन्य हॉलीडे के लिए NHA नहीं स्वीकार किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो न्यू ईयर्स डे के लिए NHA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फॉर सिलेक्शन इन लेवल 2 अंडर स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ। जो भी स्काउट एंड गाइड कोटा में लेवल 2 में बहाली होते हैं, उनमें जो भी कमेटी का नॉमिनेशन होता है GM सर के द्वारा, वो सारे SAG ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, जिसमें 3 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 SAG लेवल ऑफिसर का कमेटी होगा, जो कि लेवल 2 के भर्ती के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 29 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंडर विच रूल ऑफ RSDA रूल्स 1968 द पीरियड अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवाइजिंग अथॉरिटी। यहाँ पे रिवाइजिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा गया। जो भी हमारा रिवीजन से संबंधित प्रावधान है वो हमारा रूल 25 के अंतर्गत आता है, और जो भी रिव्यू का मामला आता है वो हमारा 25 है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा रिव्यू किया जाता है। तो जहां भी
अपीलेट अथॉरिटी हैं वो रिवाइजिंग अथॉरिटी के रूप में एक्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो वो हमारे रूल 25 के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, मैच द करेक्ट विथ रेफरेंस टू आरआरबी। यहाँ पे आरआरबी से मैच करने के लिए एनसीआर का कौन सा आरआरबी होगा, एनडब्ल्यूआर का, एससीआर का, ईसीआर का। तो एनसीआर का जो भी भर्ती किया जाता है वो प्रयागराज आरआरबी इलाहाबाद के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एनडब्ल्यूआर का जो भी एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो भर्ती किया जाता है वो आरआरबी अजमेर के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो भी भर्ती किया जाता है वो आरआरबी पटना के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साउथ सेंट्रल रेलवे का जो भी भर्ती किया जाता है वो आरआरबी सिकंदराबाद के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन मैच कर ले रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एन अपील कैन बी प्रिफेयर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में आदेश की तिथि से की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। जहां भी ऐसा मामला हो जहां पे नेशनल कमीशन के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना हो, तो वहां पे आप राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर आपको अपील करना अनिवार्य होता है। ये लॉ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है कंज्यूमर कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विच आर्टिकल स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये आर्टिकल 15 के तहत है कि इस प्रकार का किसी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। कौन सा रूल आचरण नियम का ये कहता है कि पॉलिटिक्स में भाग लेने से संबंधित है? तो ये हमारा रूल 5 हो जाता है। रूल 7 में हमारा धरना प्रदर्शन करने से है, रूल 8 हमारा प्रेस मीडिया संबंधित है, और रूल 11 हमारा 10 हमारा हो जाता है किसी भी कोर्ट के समक्ष गवाही देना, और 11 हमारा सूचना का कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारा पॉलिटिक्स में भागने से संबंधित जो है वो रूल हमारा 5 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैगजीन। शुरुआत से को निम्नलिखित कहा में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसका हमने अभी देखा है नेट करके, तो ये अब इनिशियो को बोला जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, और साइन इनिशियो को बोला जाता है, सीने इनिशियो को बोला जाएगा विदाउट ए बिगिनिंग। ये अच्छा ये कहावत है, शायद ये कभी भी आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनिशियो आइटम का ये कुछ ऑप्शन आंसर नहीं निकल रहा था, तो ये दोनों हम लोग देख लेंगे। अब इनिशियो को बोला जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, सीने इनिशियो को बोला जाता है विदाउट ए बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। ये क्वेश्चन आरटीआई से संबंधित है। जहां भी ऐसा सूचना मांगा जाता है जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो उसका समय सीमा जो है सूचना देने का वो 48 आवर्स हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे 37 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, सेकंड अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रिफेयर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन। केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील आवेदक द्वारा निर्णय दिए गए जाने की तिथि से कितने दिनों के भीतर दायर किया जाता है। तो हमारा जो भी आरटीआई के तहत यदि इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपील आप 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं सूचना प्राप्त होने की तिथि से, और दूसरा जो अपील होगा वो आप सीआईसी को 90 दिन के अंदर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो अपील है वो सीआईसी से रिलेटेड है, तो आप लोग 90 दिन के अंदर में दूसरा अपील कर सकते हैं। 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, Which was the first country in the world to have enacted a legislation for providing for citizens RTI। नागरिकों के अधिकार और सूचना के अधिकार आरटीआई के प्रावधान हेतु कानून बनाने वाला विश्व का जो प्रथम देश था वो हमारा स्वीडन था।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा स्वीडन 39 का। 14 हम लोग देख लेते हैं। 40 अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स ए रेलवे सर्वेंट कैन नॉट कंज्यूम एल्कोहल ड्यूरिंग ड्यूटी। रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार कोई भी रेलवे सर्वेंट अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करेगा? तो ये हमारा रूल 22 के अंतर्गत हो जाता है। रूल 22 हमारा रूल 19 हमारा किसी भी रेलवे कर्मचारी के चरितार्थ के बारे में है। रूल 20 हमारा किसी भी सर्विस मैटर पे बाहरी प्रभाव से संबंधित है। और रूल 21 हमारा मैरिज एक्ट से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा था ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन नहीं करने से, तो ये हमारा रूल 22 हो जाएगा। अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर। पोस्ट इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए जो भी मैक्सिमम एज है वो हमारा 55 ईयर्स है। 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एज पर आरबी 48/2018 डियर कोटा इन द कैडर्स ऑफ सिग्नल मेंटेनर 1 इज। सिग्नल मेंटेनर 1 का जो डियर कोटा का पद था वो पहले 33.33% हुआ करता था, उसको अब परिवर्तित करके 15% डीआर कोटा कर दिया गया है। 42 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। एनी एम्प्लॉय कैन बी रिटायर्ड प्रीमेच्योरली बाय गिविंग 3 months नोटिस आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स अंडर। कोई भी कर्मचारी 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद 3 महीने का नोटिस देकर समय से पहले सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। वो हमारा फंडामेंटल रूल 56J के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 के जे अंतर्गत कोई भी कर्मचारी यदि उसका सर्विस 33 साल पूर्ण हो गया हो तो वो 3 महीने का नोटिस देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हम लोग। 43 का ए, 56 का जे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शुड बी डन एट। पात्रता सेवा का सत्यापन जो भी होता है वो 18 वर्ष सर्विस पूर्ण करने पे या रिटायरमेंट से 5 साल पहले कर लेना चाहिए। तो इससे संबंधित हमारा रिले यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर 18 ईयर सर्विस एंड 5 years बिफोर रिटायरमेंट। जो भी पहले वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस करना होता था वो 25 साल पे किया जाता था, फिर उसके बाद अमेंड करके इसको 18 वर्ष पूर्ण होने पे वेरिफिकेशन कर लेना है और लास्ट वेरिफिकेशन जो होगा वो रिटायरमेंट से 5 वर्ष पहले कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आफ्टर 25 ईयर्स, ये हमारा नहीं हो जाएगा। आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस 2 years, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आफ्टर 18 ईयर्स सर्विस एंड 5 years बिफोर रिटायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। जो भी पात्रता सेवा का सत्यापन करना है वो सेवा के 18वें वर्ष या रिटायरमेंट से 5 वर्ष पर कर लेना अनिवार्य है। व्हाट फॉर ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एलिजिबल। कोई भी रेलवे कर्मचारी निलंबित है रेलवे कर्मचारी, तो वो रेलवे कर्मचारी किस किस चीज के लिए पात्र है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लीव हेड क्वार्टर विदाउट परमिशन, ये हमारा पात्रता के अंतर्गत नहीं आता है। पास फॉर पीएनएम, ये भी हमारा पात्रता के अंतर्गत नहीं आता है। टू एक्ट एज डिफेंस सर्वर, ये हमारा पात्रता। कोई भी सस्पेंडेड कर्मचारी डिफेंस काउंसलर हेल्पर के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर कंटेन्ड इन IREC वॉल्यूम 1 पैरा। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में लीव से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे 551 में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 551 के एफ में इसका प्रावधान दिया गया है 46 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इन ए ट्रेड टेस्ट ए फेल्ड स्टाफ इज एलिजिबल टू रीअपियर इन द फ्रेश ट्रेड टेस्ट आफ्टर। ट्रेड टेस्ट में असफल कर्मचारी कितने अवधि के बाद नए टेस्ट में दोबारा बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता है? तो जब भी ऐसा मामला हो कि एक कर्मचारी ने ट्रेड टेस्ट यार वो फेल कर गया, तो वो जब भी वो अगला ट्रेड टेस्ट में बैठेगा कम से कम मिनिमम 6 मंथ का गैप होना अनिवार्य है नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट में बैठने के लिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हिज हर अपील फॉर रीटेस्ट इज एक्सेप्टेड, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा 6 मंथ। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है।
6 महीने के बाद वो फिर से दोबारा ट्रेड टेस्ट में बैठ सकता है। According to railway pass rules, the Bangla peon TADK of an officer is allowed to travel on the privilege pass of the officer as his attendant. Employed sons above the age of 21 years cannot be included in the privilege pass of railway servant. Choose correct option. यहाँ पे पूछा पास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक बंगला प्यून है ऑफिसर का, क्या वो प्रिविलेज पास पे, ऑफिसर के प्रिविलेज पास पे ट्रेवल कर सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। टीएडी के जो एक कर्मचारी है वो खुद ही स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कर्मचारी है, वो तो जो भी अटेंडेंट के रूप में वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। और एम्प्लॉयड सन्स अबव 21 ईयर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड, जो भी 21 साल से ज़्यादा के रेलवे कर्मचारी के बच्चे होंगे वो प्रिविलेज पास पे इंक्लूड नहीं किया जाता, बशर्ते कि कुछ कंडीशंस हो, जो कि यदि कर्मचारी के बच्चे जो भी हो वो अगर किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं तभी वो एम्प्लॉयड के पास पे, प्रिविलेज पास पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या इंक्लूड किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। 48 का आंसर हम लोग देखे थे, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हु आर क्लासिफाइड एज A1, A2 एंड A3 शुड बी हेल्ड एट। जो भी पीएमई किए जाते हैं, जो भी जिनका मेडिकल कैटेगरी A1, A2, A3 हो, वो कितने वर्षों के अंतराल पर करना अनिवार्य होता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर एक 45 वर्ष तक हर एक 4 साल में एक बार जो पीएमई कराना अनिवार्य होता है, और 45 से 55 साल तक हर एक 2 साल में एक बार, और 55 वर्ष के बाद हर एक साल पीएमई कराना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, वंस एवरी 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल 45 ईयर्स, ये हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है। 45 वर्ष पूर्ण होने तक हर एक 4 साल में पीएमई कराना होता है। फिर देखेंगे, देन वंस एवरी 2 ईयर्स टिल द एज ऑफ 55, फिर 45 से 55 साल तक हर एक 2 साल में एक बार कराना होता है, और देयर आफ्टर रिटायरमेंट एनुअली। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, 55 वर्ष के बाद हर एक साल मेडिकल एग्जामिनेशन पीएमई कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जो भी पीएमई होता है वो हमारा 45 वर्ष की आयु तक हर एक 4 वर्ष में एक बार पीएमई कराना होता है, 45 से 55 साल तक हर एक 2 साल में एक बार कराना होता है, और आफ्टर 55 ईयर्स हर एक एनुअल एक साल में हर एक साल कराना अनिवार्य होता है, प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, काउंसलिंग और गवर्नमेंट डिस्प्लीजर इज ए पेनाल्टी अंडर D&A रूल। ये हमारा D&A रूल के अंतर्गत पेनाल्टी नहीं है, दिस इज नॉट ए पेनाल्टी अंडर DAR। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज एलिजिबल टू ए रेलवे सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जो भी ग्रेचुटी दिया जाता है, कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष अगर सेवा पूर्ण कर लिया तो उसे ग्रेचुटी देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और पेंशन के लिए उसे 10 वर्ष सर्विस करना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी पेबल इज डेज 20 लाख। अभी वर्तमान में जो हमारा ग्रेचुटी मैक्सिमम DCRG जो मिलता है वो हमारा 25 लाख है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ट्रैक मेंटेनर डिप्लॉयड टू वर्क एट मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर इंटाइटल्ड टू स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस। जो भी ट्रैक मेंटेनर मैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स पे गेटमैन के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। ट्रैक मेंटेनर्स वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। जो भी ट्रैक मेंटेनर यदि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में डिपुटेशन पे कार्यरत होंगे तो उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं प्रदान किया जाता है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा सही है, 52 का सी। इससे संबंधित रेल का सर्कुलर भी है। यहाँ पे ट्रैकमैन सेलेक्टेड एंड पोस्टेड एज गेटमैन इन इंजीनियरिंग गेट्स वर एलिजिबल फॉर द स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस। तो उन्हें स्पेशल रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस प्रदान किया जाता है। और जो भी हमारा यदि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग हो गए जो भी ट्रैक मेंटेनर, तो वो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के लिए नॉट एलिजिबल होते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दोनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन मेजर पेनाल्टी चार्जशीट कंसिस्ट ऑफ अनेक्जर 1 to 5। ये हमारा गलत है। मेजर चार्जशीट में जो भी अनेक्जर होते हैं वो 4 अनेक्जर होते हैं। अनेक्जर 1 से 4 तक हो जाएगा। अनेक्जर 3 कंटेन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय व्हिच द चार्जेज आर सस्टेन्ड। ये हमारा ऑप्शन नंबर अनेक्जर 3 जो होता है वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ऑप्शन बी सही है, तो हमारा ओनली बी इज करेक्ट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, परमानेंट पोस्ट मीन्स ए पोस्ट कैरिंग ए डिफिनिट सैंक्शन विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। जो भी परमानेंट पोस्ट होगा वो डिफिनिट रेट ऑफ पे के हिसाब से सैंक्शन किया जाता है विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, और जो भी टेम्पोररी पोस्ट होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट के बारे में बोलते हैं, एक डिफिनिट रेट ऑफ पे उसका होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, व्हाट पेंशन कैन बी ग्रांटेड टू ए सुपरन्यूएशन रेलवे एम्प्लॉय पेंडिंग डी एंड ए केस। डी एंड ए मामले लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे रेलवे कर्मचारी को कौन सा पेंशन दिया जा सकता है। तो जो भी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके विरुद्ध एक डी एंड एयर का मामला लंबित हो तो उन्हें एक तरह से प्रोविजनल पेंशन प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन फुल पेंशन प्रोविजनल, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोविजनल पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एज पर द स्कीम ऑफ बेस्ट अमंग फेल्ड कैंडिडेट्स इन सिलेक्शन द प्रमोशन ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट शुड बी रिव्यूड आफ्टर मंथ। जो भी किसी भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी यदि बेस्ट अमंग फेल स्कीम के तहत पदोन्नति पाते हैं तो उनका जो भी रिव्यू किया जाता है वो 6 महीने के अंदर उनका रिव्यू किया जाना अनिवार्य होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 6 महीने के अंदर जो भी एससी एसटी कर्मचारी बेस्ट अमंग फेल स्कीम के तहत प्रमोट किए जाते हैं तो उनका 6 महीने के अंदर रिव्यू करना अनिवार्य होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव एलिजिबल टू ए रेलवे सर्वेंट एट वन टाइम। रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितनी अध्ययन अवकाश मिल सकता है। तो एक बार में मैक्सिमम 12 मंथ के लिए ही स्टडी लीव प्रदान किया जाता है, मैक्सिमम 24 मंथ पूरे सेवा काल में। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ई ऑफिस इज वर्किंग ऑन परचेज पोर्टल। ई ऑफिस जो भी होता है वो परचेज पोर्टल पे काम करता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। परचेज पोर्टल हैज बीन डिजाइन एंड मेंटेन बाय किस, ये हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। परचेज पोर्टल जो है वो एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है और मेंटेन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। 58 का देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन 58 का ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ई ऑफिस जो भी होगा, ई ऑफिस वो परचेज पोर्टल पे, और परचेज पोर्टल जो है वो एनआईसी के द्वारा डिजाइन और मेंटेन किया गया है। During mutual transfer, a railway servant shall retain his her seniority on the basis of date of promotion to the grade, or take the seniority of the other railway servant with whom the mutual transfer is carried out, whichever is lower। जहाँ भी कोई कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफर यदि कहीं जाता है, कोई भी एक कर्मचारी दूसरे जगह पे जाता है तो उसका जो भी वरीयता का निर्धारण करता है वो डेट ऑफ एंट्री ग्रेड इन प्रेजेंट ग्रेड से होगा, या जो भी दूसरा बंदा होगा उसका जो भी दोनों में से जिनका भी सीनियरिटी सबसे कम होगा तो वो प्राप्त करेगा, उसी के अनुसार वहां पे वरीयता निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, A railway servant wishing to adopt a new name or to modify his her existing name should adopt the change formally by a legal deed attested by 2 witnesses, followed by a notification in a prominent local newspaper and a Gazette of India at his her own expense. However, if the change in name is required due to departmental error, this procedure need not be followed and necessary corrections should be made and notified to all concerned. Choose correct option। यहाँ पे नाम चेंज करने से संबंधित प्रावधान पूछा गया है कि कोई भी अगर बंदा नया नाम अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो उसके लिए एक बॉन्ड उसको सबमिट करना होता है और लीगल डीड अटेस्टेड बाय 2 विटनेस को द्वारा, और उसको एक न्यूज़पेपर में उसको प्रकाशित करना होता है, गजट ऑफ इंडिया या जो भी स्टेट में भी, स्टेट गजट में भी वो निकाल सकता है, और वो जो भी खर्च होगा वो उसका खर्च खुद का होगा।
और यदि नाम में किसी भी प्रकार का त्रुटि डिपार्टमेंटल एरर के कारण हुआ है, तो उसमें ऊपर का जो भी प्रोविजन, ये प्रोविजन दिया गया है कि उसको न्यूज़पेपर में गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करना होगा, ये सब वगैरह उसको जरूरी नहीं होता है। सिर्फ उसको एक मेमोरेंडम निकाल के उसको नाम को परिवर्तित कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा सही है। 60 का सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अंडर विच रूल द मैटर ऑफ डी एंड ए रूल्स विल बी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ डॉट द इंटरप्रिटेशन। किसी भी डी एंड ए रूल्स में किसी प्रकार का यदि कोई भी मामला संदेह डॉट हो, तो इस स्थिति में मामले को प्रेसिडेंट के पास रेफर किया जाता है। वो हमारा रूल 30 में इसका प्रावधान दिया गया है। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल के नियम 30 में किसी मामले को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं कोई भी दुविधा होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एलिजिबल टू ए यूपीएस गवर्न रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग आफ्टर 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस। जो भी यूपीएस के तहत यदि शासित है, तो उनको रिटायरमेंट पे 10 साल के बाद क्वालिफाइंग सर्विस पूर्ण होने पे मिनिमम पेंशन जो दिया जाएगा वो उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, और जो एनपीएस के अंतर्गत था वो 9,000 रुपया था। तो यहाँ पे यूपीएस के बारे में है, तो यहाँ पे 10,000 रुपया हो जाएगा मिनिमम पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन ग्रांटेड टू ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर अटेनिंग 90 ईयर ऑफ सर्विस। तो जो भी 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी हैं, उनको एडिशनल कितना % पेंशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार 90 साल पूर्ण होने पे है, तो हमारा 80 साल पूर्ण होने पे 20% एडिशनल पेंशन दिया जाता है, और 85 वर्ष पूर्ण करने पे उनको 30% एडिशनल पेंशन, और 90 वर्ष पूर्ण होने पे हमारा 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा हमारा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इफ एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड ऑन 1 जनवरी व्हाट विल द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जो भी कर्मचारी, यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी को प्रमोशन पाया है, तो उनका जो भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा एज ऑप्शन वो 6 महीने बाद जुलाई से हो सकता है, और अगला जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 साल के बाद। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ये हमारा ऑप्शन गलत है। 1 जुलाई ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज अडॉप्टेड बाय एम्प्लॉय, भी हमारा गलत है। 1 जुलाई ऑफ द करंट, ये हमारा सही है। 6 महीने के बाद उनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दे सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 साल पूर्ण करने पे दे सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट पूछा गया कि क्या गलत है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड इन नासिक। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेड मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन लखनऊ। गति शक्ति विश्वविद्यालय इज लोकेटेड इन अहमदाबाद। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन सिकंदराबाद। यहाँ पे रेलवे इंस्टीट्यूट है जो भी है वो कहीं जगह पे स्थित है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा इरीन जो है वो नासिक में अवस्थित है, और जो हमारा IRITM है ट्रांसपोर्ट्स का जो है वो हमारा लखनऊ में अवस्थित है। गति शक्ति जो है वो हमारा अहमदाबाद में नहीं था, वो हमारा बड़ौदा में था, ये हमारा गलत है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हमारा सिकंदराबाद में है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। 65 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन 7 CPC द हाईएस्ट सैलरी इन पे मैट्रिक्स इन रेलवे इज 2,10,000 पर मंथ। द लोएस्ट स्टार्टिंग मंथली सैलरी लेवल 1 इज रेस 18,000। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी जो पे मैट्रिक्स में रेलवे में है वो 2,25,000 रुपया है, और मिनिमम जो है वो हमारा 18,000 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मिनिमम सैलरी जो है वो हमारा 18,000 है, मैक्सिमम जो है वो 2,25,000 रुपया है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, डिले इन रिप्लाई टू स्पेशल लेटर्स इशूड बाय ऑडिट डिपार्टमेंट्स में लीड टू देयर कन्वर्जन इनटू। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जारी विशेष पत्रों का उत्तर देने में यदि देरी किया जाता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट नोट्स, ड्राफ्ट पर है या ऑडिट पर है। तो जो भी विशेष लेटर, स्पेशल लेटर है, उसका आंसर देने में यदि डिले हो जाता है तो वो हमारा ड्राफ्ट पैरा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा 67 का आंसर हो जाएगा सी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, व्हेन ए ब्रेक इन सर्विस ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन एन इलीगल स्ट्राइक इज काउंटेड एज डाइड नाइन। जो भी हमारा इलीगल स्ट्राइक में भाग लेने से जो सर्विस ब्रेक हो जाता है वो हमारा डाइज नाइन के रूप में किया काउंटेड हो जाता है, क्षमा किया जाता है। The period of service before the break will be treated as continuous with the period of service after the break. The period of service before the break will be treated as continuous with the period of service. जो भी सर्विस ब्रेक होने से पहले का सर्विस होगा वो कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही है। द पीरियड ऑफ ब्रेक इटसेल्फ विल बी कंसिडर्ड एज लीव, ये हमारा गलत है। इलीगल स्ट्राइक का जो भी सर्विस को माफ किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो कि लीव में कंसिडर नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो भी ब्रेक से पहले का सर्विस होगा वो हमारा कंटिन्यूस सर्विस ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हम लोग, रेलवे सर्वेंट हु हैज ऑफिशिएटेड इन हायर पोस्ट फॉर मंथ्स और मोर शुड नॉट बी रिवर्टेड फॉर अनसेटिस्फैक्टरी वर्क विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968। रेलवे कर्मचारी जिसने कितने महीने या उससे अधिक का सेवा हायर पोस्ट पे कार्य कर लिया है तो उसको बिना डिसिप्लिन अपील रूल में प्रावधान दिए बिना असंतोषजनक कार्य के लिए पदावनत नहीं किया जाना। तो जो भी मामला होगा ऐसा, तो यदि कर्मचारी ने 18 वर्ष या उससे अधिक हायर पोस्ट पे कार्य कर लिया है और उसका काम असंतोषजनक है तो उसको रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही उसको पदावनत किया जा सकता है, अन्यथा उसको पदावनत नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही जनरल मैनेजर को पावर दिया गया है कि वो 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी रिवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 मंथ। नेक्स्ट समझ लगे, एट द डिविजनल लेवल 4 पीएनए मीटिंग आर टू बी हेल्ड विद ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन इन ए कैलेंडर ईयर। डिवीजन में जो भी पीएनए मीटिंग होते हैं वो हर एक 2 महीने में एक बार किया जाता है, तो एक साल में 6 बार हो जाएगा हमारा पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है। डिवीजन में जो भी पीएनए मीटिंग होते हैं वो हर एक 2 महीने में एक बार और साल में 6 बार किया जाता है। देयर में भी मैक्सिमम 30 आइटम्स इन द फ्रेश एजेंडा ऑफ ईच पीएनएम। जो भी पीएनएम में मैक्सिमम एजेंडा होगा वो मुख्यतः 30 बिंदु तक ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। यहाँ पे 70 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इन रेलवे इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट हाउस बिल्डिंग एडवांस शैल बी एलिजिबल टू ओनली वन ऑफ देम। If the house plot is jointly owned by both husband and wife, HBA will be sanctioned only if both agree to mortgage the same to the government. Choose correct option. यहाँ पे HBA के बारे में पूछा, यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी में है तो HBA दोनों को भी मिल सकता है, ना कि एक को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, दोनों को HBA मिल सकता है। इफ द हाउस प्लॉट इज जॉइंटली ऑन्ड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यदि जो मकान है वो पति पत्नी दोनों को संयुक्त स्वामित्व है तो गृह निर्माण अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाएगा जब दोनों उसे सरकार के पास गिरवी रखने के लिए सहमत होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी भी सही है। यदि मकान का स्वामित्व पति पत्नी का संयुक्त रूप से है और वो जो भी प्रॉपर्टी है उनका यदि वो सरकार को गिरवी रखेंगे जो कि प्रेसिडेंट के नाम से होता है, तभी उनको लोन स्वीकृत किया जाएगा, HBA स्वीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। HBA जो है वो पति पत्नी यदि दोनों रेलवे सर्वेंट है तो दोनों को ही स्वीकृत किया जा सकता है। इससे संबंधित गाइडलाइन भी हमारा है। यहाँ पे है, इन केसेस वेयर बोथ द स्पाउसेस आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आर बोथ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग, द एडवांस विल बी एलिजिबल टू बोथ ऑफ देम जॉइंटली सेपरेटली। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव। यहाँ पे मैटरनिटी लीव से संबंधित पूछा गया। मैटरनिटी लीव में भी एवल इन डिफरेंट एस्पेक्ट। मैटरनिटी लीव
अलग अलग अवधियों में लिया जा सकता है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। मैटरनिटी लीव को एक स्पेल में ही लिया जा सकता है। मैटरनिटी लीव इट एलिजिबल फॉर ए स्टिल बोर्न चाइल्ड, मृत शिशु के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश मिलता है। अविवाहित महिला मातृत्व अवकाश की पात्र है। अनमैरिड फीमेल इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, हाँ अनमैरिड फीमेल कर्मचारी को भी मैटरनिटी लीव प्रदान किया जा सकता है। मैटरनिटी लीव में भी अवेल्ड बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, ये हमारा ऑप्शन सही है। डिलीवरी से पहले ही मैटरनिटी लीव आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत था, ऑप्शन नंबर बी सी डी हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम जो भी नोटिस पीरियड होगा वो हमारा 3 महीना हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 3 मंथ्स। Which of the following organization is responsible for developing computer-based aptitude test module for ASM and ALP? आजकल जो भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ASM ALP कैटेगरी के लिए जो भी लिए जाते हैं उसके लिए जो भी मॉड्यूल डेवलप किया गया है वो हमारा RDSO के द्वारा डेवलप किया जाता है। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होती है वो RRB होती है। तो जो भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मॉड्यूल जो भी डेवलपिंग का काम है वो हमारा RDSO करता है। 74 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग रिमबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन द केस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल चिल्ड्रन के केस में जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने का जो एज है वो हमारा 20 साल या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तक होने तक जो भी पहले उसको आप कर सकते हैं। तो 75 का हम लोग आंसर देख लेंगे, 75 का बी। और यदि विकलांग बच्चे के केस में, डिजेबल्ड चाइल्ड के केस में होगा तो वो मैक्सिमम एज उसका निर्धारित नहीं है। पहले 22 साल निर्धारित था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, सेटिंग अप ऑफ स्टैट्यूटरी स्टाफ कैंटीन्स कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। वैधानिक कर्मचारी कैंटीन की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो जो भी कहीं भी संस्थान में यदि कैंटीन का वैधानिक कर्मचारी कैंटीन का स्थापना होता है वो हमारा फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 से। 76 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 76 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड अप टू मंथ्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, लेप्रोसी, कैंसर। टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर आदि के उपचार के लिए मैक्सिमम 18 महीने तक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव छुट्टी सैंक्शन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज अबॉर्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू इन इंटायर करियर ऑफ ए फीमेल एम्प्लॉय। गर्भपात एबॉर्शन का मातृत्व अवकाश की कुल अवधि किसी महिला कर्मचारी के पूरे करियर में मैक्सिमम 45 दिन तक ही सीमित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, मिसकैरेज होने पे महिला कर्मचारी को 45 डे का मिसकैरेज लीव जो कि स्पेशल, एक तरह से स्पेशल लीव हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, मैक्सिमम फैमिली पेंशन इन 7th CPC। मैक्सिमम फैमिली पेंशन जो 7th पे कमीशन में है वो हमारा 75,000 रुपया है रेस। 79 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव थर्ड चांस इन सुटेबिलिटी टू वार्ड विडो फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। जो भी तीसरा चांस जो दिया जाता है किसी भी वार्ड विडो को कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो हमारे GM सर दे सकते हैं। और चौथा चांस जो भी विडो को दिया जाएगा, विडो को एक चांस मैक्सिमम 4 चांस दिया जाता है, तो चौथा जो चांस होगा वो भी GM सर के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा चांस जो भी दिए जाते हैं वो DRM CWM के अप्रूवल से जैसे ही मामला हो दिया जाता है। यहाँ पे तीसरा चांस के बारे में पूछा जा रहा है वार्ड और विडो को, तो हमारा GM सर हो जाएगा। और यदि विडो को चौथा चांस दिया जाएगा तो वो भी GM सर के द्वारा दिया जा सकता है। एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ एंड वेलफेयर इम्यूनिटी शैल बी चार्ज टू। कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के अंतर्गत होने वाले व्यय निम्नलिखित मद से प्रभावित किया जाएगा। तो जो भी स्टाफ एंड वेलफेयर इम्यूनिटी से हमारा डिमांड जो है वो डिमांड नंबर हमारा 11 है, 81 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू विच अथॉरिटी कैन ए लेवल 7 एम्प्लॉय ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबमिट ए रिवीजन पिटीशन रिगार्डिंग द एनआईपी इशूड अगेंस्ट हिम। एक लेवल 7 कर्मचारी का बंदा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, उसको रिवीजन पिटीशन करना है किसी भी एनआईपी के अगेंस्ट में। तो एक तो सक्षम अधिकारी जो भी इनके डीए होंगे लेवल 6 या एबव 7 के, वो हमारे जेजी रैंक के ऑफिसर हो जाएंगे। तो जो भी वो अपील करेंगे वो हमारे एसएसजी रैंक के ऑफिसर को करेंगे, और फिर उसका जो भी रिवीजन होगा उससे ऊपर के अथॉरिटी करेंगे। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जैसे जेएजी करेंगे तो जेएजी के बाद मान लीजिए सीडब्ल्यूएम करते हैं, और सीडब्ल्यूएम के बाद जो भी रिवीजन करेंगे वो पीसीएमई ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मारमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा पीसीएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच वार्ड मेडिकल फैसिलिटी आर एम्प्लॉय विथ बेसिक पे रेस 50,500 एलिजिबल। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना बेसिक पे का कर्मचारी है, तो उसको प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे 50,500 के बारे में पूछा है, तो 50,500 तक के जो भी कर्मचारी होंगे वो हमारे सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, और यदि 50,500 से 1 रुपया भी अधिक हो जाता है तो वो हमारा प्राइवेट वार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 50,500 रुपया बेसिक पे है, तो उसको एक तरह से सेमी प्राइवेट वार्ड ही प्रदान किया जाएगा, और यदि इससे 1 रुपया भी अधिक हो जाएगा तो वो प्राइवेट वार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो 83 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 83 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, अप टू हाउ मच इंडिविजुअल मैक्सिमम कैश अवार्ड कैन बी गिवन बाय डिविजनल रेलवे मैनेजर टू द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एक्सीलेंट वर्क एज पर मॉडल एसओपी 2018। मॉडल एसओपी 2018 का उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकतम जो भी पुरस्कार दिया जाएगा वो हमारा 4,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। 84 का आंसर हो जाएगा सी। By what name is the general manager level award given on the occasion of railway week currently known? रेलवे वीक के दौरान जो भी जीएम सर के द्वारा जो अवार्ड प्रदान किया था वो हमारा विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार हो जाता है, और रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी अवार्ड दिया जाता है वो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार होता है, और जो भी डिवीजन या सीडब्ल्यूएम अवार्ड दिए जाते हैं वो रेलवे सेवा पुरस्कार दिए जाते हैं। जहाँ पे जीएम स्तर पे जो हो जाएंगे वो विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार हो जाएगा। What is the minimum grade of the accepting authority for the APR of level 6 employee? लेवल 6 कर्मचारी के एपीआर को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी का न्यूनतम ग्रेड जो होगा वो जेजी रैंक तक के ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 86 का जो आंसर होगा 86 का भी हमारा हो जाएगा। इन रेलवे ऑल इंडिया एलटीसी फैसिलिटी फॉर रेलवे एम्प्लॉय स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2020। करेंटली द ब्लॉक ऑफ एआरटीसी इज 26 20 2029। तो यहाँ पे एआईएलटीसी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया एलटीसी फैसिलिटी जो रेलवे में स्टार्ट किया गया था वो 2020 से क्या स्टार्ट किया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन ए। एआईएलटीसी सुविधा का जो शुरुआत किया गया था रेलवे में वो वर्ष 2018 से किया गया था, और करेंटली जो ब्लॉक चल रहा है वो एआईएलटीसी सुविधा का जो ब्लॉक चलता है वो 4 साल का होता है। हर एक 4 साल में आप एक बार एआईटीसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, और हर एक वर्ष आपको एलटीसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ऑल इंडिया एलटीसी के लिए आपको हर एक 4 साल में एक बार ही मिलेगा। और ये जो स्कीम था वो 2018 से रेलवे में शुरुआत हुआ था, और इस प्रकार जो हमारा करंट ब्लॉक हो जाएगा वो हमारा इस प्रकार हो जाएगा कि 2018 से 4 साल हम लोग गिनेंगे तो 18, 19, 20, 21 ये हमारा प्रथम ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक हमारा 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, और ये हमारा वर्तमान में जो ब्लॉक चल रहा है वो हमारा 26, 27, 28, 29। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। वर्तमान में जो एआईटीसी का ब्लॉक चल रहा है वो हमारा 26 से 29 चल रहा है, और जो हमारा एआईटीसी जो स्कीम रेलवे में शुरुआत हुआ था वो हमारा 2018 से हुआ था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इफ द हस्बैंड इज ए गेस्टेड एम्प्लॉय एंड द वाइफ इज ए नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय, then how many sets of passes will have to surrender to avail the facility of all India LTC? ऑल इंडिया एलटीसी स्कीम का सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको उस वर्ष मिलने वाले सभी सुविधा पासों को सरेंडर करना अनिवार्य होता है। यदि आप पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो आप दोनों को ही सुविधा पास को सरेंडर करना अनिवार्य होगा।
तो इस प्रकार गस्टेड एम्प्लॉय हैं तो उन्हें एक साल में 6 सुविधा पास मिलेगा, और नॉन गस्टेड एम्प्लॉय है तो उस प्रकार उनको 3 सुविधा पास मिलेगा। तो इस प्रकार टोटल 9 सुविधा पास को सरेंडर करना यहाँ पे होगा, तभी वो AILTC सुविधा का लाभ ले सकते हैं। How many sets of PTO is given to the employee of level 6 in his third year of service? सेवा के तीसरे वर्ष में लेवल 6 के कर्मचारी को कितने सेट पीटीओ दिए जाते हैं? तो पीटीओ जो भी होगा वो हमारा उसमें सर्विस का सेवा का जरूरी नहीं है, सिर्फ पास के लिए होता है कि 5वें साल पे 3 सेट पास जारी किया जाता है, ऐसे एक साथ एक पास जारी किया था। तो यहाँ पे पीटीओ के बारे में पूछा जाता है, तो पीटीओ जो भी होगा वो 4 सेट ही पीटीओ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेट पीटीओ जारी किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रजिस्टर विथ अवेलेबल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपलब्ध अभिलेखों के साथ सेवा रजिस्टरों का पुनर्निर्माण करने का पूर्ण अधिकार किसे है? तो इन डिवीजन डीआरएम है फुल पावर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है। तो डिवीजन में जो फुल पावर है वो डीआरएम को दिया गया है, और हेडक्वार्टर में जो फुल पावर है वो पीसीपीओ सर को दिया गया है विथ प्रायर अकाउंट कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही है। वित्तीय सहमति, पूर्व वित्तीय सहमति और वित्त अप्रूवल ऑफ डीआरएम या पीसीपीओ जैसा ही मामला हो इन डिवीजन और हेडक्वार्टर, सर्विस रजिस्टर का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, रेलवे एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर आर परमिटेड टू रिटेन रेलवे अकोमोडेशन फॉर ए पीरियड ऑफ मंथ्स ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेट एंड नेक्स्ट मंथ ऑन पेमेंट ऑफ डबल द रेट ऑन नॉर्मल रेट। यहाँ पे परमानेंट रेलवे कर्मचारी है जिसका कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया है, परमानेंट ट्रांसफर, तो वह कितने दिन के लिए नॉर्मल रेट पे और डबल रेट पे रेलवे क्वार्टर रख सकता है? यदि भी कहीं रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है तो वो 2 महीने के लिए नॉर्मल रेट पे रेलवे आवास को रख सकता है, और उसके बाद वो 6 महीने के लिए डबल रेट पे रेलवे क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ भी कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया है, परमानेंट स्थानांतरण, तो 2 महीने तक सामान्य किराए पे और 6 महीने पे स्टैंडर्ड लाइसेंस फी जैसे डबल हो जाएगा, तो उस पर वो रिटेन करके रख सकता है रेलवे क्वार्टर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ AILTC क्लेम इन नॉर्मल केस व्हेन नो एडवांस विथड्रॉ। AILTC स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको या तो एडवांस में आपको क्लेम करना होगा, या तो आप कोई भी एडवांस नहीं लेते हैं तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपने एडवांस नहीं लिया है तो आपको जो भी क्लेम करना होगा वो आपको 3 महीने के अंदर क्लेम करना होगा, तभी आपको जो भी आपने खर्च किया है उसको आपको पेमेंट किया जाएगा। तो 92 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 92 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, द फैमिली ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस मे बी परमिटेड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ इफ सी डज नॉट ऑन ए हाउस एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यदि किसी रेलवे कर्मचारी का सेवा के दौरान मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को अधिकतम 24 महीनों की अवधि के लिए सामान्य किराए पे भुगतान करके रेलवे क्वार्टर रखने की अनुमति दिया जाता है, बशर्ते कि उसका जहाँ भी तैनाती स्थल है वहाँ पे अपना कोई घर नहीं है। यदि वहाँ पे कर्मचारी का अपना घर हो तो उस स्थिति में नॉर्मल रेंट पे 12 महीने ही आप रेलवे क्वार्टर को रिटेन करके रख सकते हैं, ना कि 24 महीने। तो जबकि यहाँ पे तैनाती स्थल पर उसका कोई अपना घर नहीं, तो उस स्थिति में 24 मंथ नॉर्मल किराए पे रेलवे क्वार्टर को रिटेन करके रख सकता है। Which is a medical classification prescribed for recruitment to the post of ALP? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो भी मेडिकल क्राइटेरिया है, मेडिकल क्लासिफिकेशन, वो हमारा A1 है। 94 का यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 94 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, द पावर ऑफ द गस्टेड ऑफिसर आर प्रोसेस्ड इन। जो भी राजपत्रित अधिकारी का APR है वो स्पैरो के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन देखेंगे HRMS, आईपास, अर्पण, स्पैरो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पैरो के द्वारा गस्टेड ऑफिसर का APR प्रोसेस किया जाता है।
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया स्टैक फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में ऑनलाइन शिक्षण मंच विकसित किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में आईगोट कर्मयोगी, जिसका सभी जगह ट्रेनिंग किया जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईगोट कर्मयोगी ट्रेनिंग। अनुभव जो एक पोर्टल है वो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, और सीपीग्राम जो कि सर्विंग कर्मचारियों के लिए भी है और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी है। अर्पण पोर्टल ये हमारा सेटलमेंट से रिलेटेड है। An employee who was issued with a major penalty charge sheet has submitted a representation by alleging wise against the inquiry officer. To which of the following authority his representation shall be put up? एक मेजर चार्जशीट जारी किया गया है और इंक्वायरी ऑफिसर का भी नॉमिनेशन किया गया, परंतु चार्ज ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर एक आरोप लगाया गया है पक्षपात का। तो निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के समक्ष उसका जो अभिवेदन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा चार्ज ऑफिसर का, वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब भी ऐसा मामला हो कि इंक्वायरी ऑफिसर के अगेंस्ट में पक्षपात का एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, तो ऐसे मामले को जो मिसिल को जो है वो अपना नेक्स्ट डिविजनरी अथॉरिटी जो भी होंगे उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 97 का सी हो जाएगा। जब भी ऐसा मामला हो पक्षपात का इंक्वायरी ऑफिसर के अगेंस्ट में, तो रिप्रेजेंटेशन को है वो डिविजनरी अथॉरिटी को पुटअप किया जाता है, पुनरीक्षण प्राधिकारी को। नेक्स्ट समझेंगे, द पेंशन ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बोडली और मेंटल इन्फर्मिटी। जब भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से संवित कर्मचारी हो रहा है, तो उस प्रकार के जो भी पेंशन मिलता है उसको इनवैलिड पेंशन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनवैलिड पेंशन। यहाँ पे पूछा जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द अलाउंस पेबल टू रनिंग स्टाफ व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म नॉन रनिंग ड्यूटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेलवे सर्विस। रेलवे सेवा के हित में परिचालन कर्मचारियों को गैर परिचालन कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होने पर देय भत्ते जो उनको दिए जाते हैं वो अलाउंस इन लिeu ऑफ किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरटीआई एक्ट 2005। यहाँ पे आरटीआई एक्ट से हमारे कुछ स्टेटमेंट है। ओनली ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ भारत का नागरिक रिक्वेस्ट कर सकता है सूचना के लिए। नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम पीपुल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सूचना मांगने पे किसी प्रकार का फी नहीं दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द पीओ विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 45 डे। ये हमारा ऑप्शन सही है। इन्फॉर्मेशन का जो भी होगा वो 30 डे के अंदर में प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, गलत था। 1 और 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, 3 गलत है। सूचना को 35 दिन के अंदर में देना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है राजभाषा क्वेश्चन। तो ये हमारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट एलडीसी कोटा का क्वेश्चन पेपर था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में सीवीटी बेस्ड टेस्ट 1 फरवरी 2026 को हुआ था। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा हो तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।